हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में वेस्ट बंगाल जुडिशरी का सिलेबस और साथ में स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल जुडिशरी के एग्जामिनेशन को इस साल। तो देखो, वेस्ट बंगाल जुडिशरी ने एक सबसे अच्छी चीज़ जो करी है वो ये है, जो बेस्ट पार्ट है आई वुड से, कि भाई 3 साल का प्रैक्टिस रूल तो नहीं लागू हो रहा, ना ही आपके 2023 की वैकेंसी पे और ना ही आपके 2024 की वैकेंसी पे, राइट। तो दो वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। एक निकाली गई है 2023 की वैकेंसी जिसमें 54 सीटें हैं, और दूसरी वैकेंसी 2024 की निकाली गई है, उसमें भी 54 सीट्स हैं आपकी। और दोनों के एग्जाम अलग अलग टाइम पे होंगे, फॉर्म फिल करने की डेट भी अलग है, वो आपके एडवर्टाइजमेंट में दे रखी है। इसमें मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। नाउ आज का जो सेशन है ना, वो डेडिकेटेडली है आपके सिलेबस और स्ट्रैटेजी को लेकर। नाउ जब भी हम बात करते हैं सिलेबस की, देखो, तैयारी तो पेपर के लिए हर बच्चा करता है, हर एस्पिरेंट करता है, लेकिन तैयारी करने से पहले आप किस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एग्जाम के लिए सब पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के बारे में जान के पढ़ना वो एक स्मार्ट अप्रोच कहलाती है या स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहलाती है। तो पहले हम जानते हैं कि भाई वेस्ट बंगाल का जो ये एग्जाम है वो होता कैसे है, क्या उसका पैटर्न है, क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, कितने पेपर होते हैं। नाउ वेस्ट बंगाल जुडिशरी का जो मेंस होता है ये वन ऑफ दी आई वुड से सबसे बड़ा मेंस होता है, क्योंकि इसमें आपके 8 कंपल्सरी पेपर होते हैं और 3 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। यानी कि अराउंड आपके 11 पेपर्स होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। आई एम नॉट टेलिंग दिस थिंग पहले कि आप डर जाएं, बट वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नॉन स्पीकिंग बंगाली, यानी कि उनको बंगाली नहीं आती, वो बंगाल से नहीं बिलोंग करते, बट फिर भी उन्होंने फॉर्म फिल किया है और वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं। यानी कि ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आपको बंगाली नहीं आती है तो आप पेपर में अपेयर हो सकते हैं, मेंस भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हिंदी का एक ऑप्शन दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात ये माय डियर फेलाज, कि अगर आप बंगाली सीख लेते हैं तो वो आपको इंटरव्यू में भी फायदा देगी। यानी कि बंगाली आपको रिक्वायरमेंट ये है कि बंगाली आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। अब ये टेस्ट होता है आपका इंटरव्यू की स्टेज पे। प्रीलिम्स और मेंस में कहीं पे भी आपकी बंगाली नहीं पूछी जाती है। वेराज अगर मैं इसी एग्जाम को गुजरात से कंपेयर करूं तो गुजरात में आपसे टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज होता है, बट यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज का कोई टेस्ट नहीं होगा। बट रिक्वायरमेंट इज दैट कि आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती होगी तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में जो है डिसएडवांटेज होगा, है ना। तो आप नॉन स्पीकिंग बंगाली पर्सन हो ना, आप नहीं बोलते हो बंगाली, तो इट्स ओके, आप पेपर में अपेयर हो सकते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये एक डाउट जो मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा था। नाउ अगर हम बात करें सिलेबस की, तो माय डियर फिलास यहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत लिमिटेड हैं और बहुत ही सॉर्टेड तरीके से दे रखे हैं। यहाँ पे मेरे सामने है आपका सिलेबस का स्कीम, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका 200 क्वेश्चन का होता है। यहाँ पे आपसे 200 सवाल पूछे जाएंगे और उन 200 सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। 200 नंबर का ही आपका ये पेपर होगा, ठीक है। अब इस पेपर में ये सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे इतने इतने मार्क्स के, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इंग्लिश कॉम्पोजिशन पूछा जाएगा आपसे 30 नंबर का। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और रीजनिंग का टेस्ट होगा 40 नंबर का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे 20 नंबर की पूछी जाएगी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे लगभग लगा सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट से 12 से 15 के सवाल होंगे और कॉन्ट्रैक्ट के आपके 5 से 8 सवाल होंगे। तो टोटल मिला के 20 नंबर के पूछे जाएंगे, या 10-10 नंबर का भी पूछ सकते हैं। 10 नंबर का टॉर्ट, 10 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपसे यहाँ पे पुराने लॉज नहीं पूछे जा रहे हैं, नए लॉज पूछे जा रहे हैं। और बीएसए आपका 20 नंबर का आएगा, ठीक है। सीपीसी आपका 20 नंबर का आएगा। आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएनएस, ये दोनों आपके 20 नंबर के आएंगे। तो 10 नंबर का आएगा ये और 10 नंबर का आएगा ये, ठीक है। पर्सनल लॉ, हिंदू और मुस्लिम लॉ 5-5 नंबर के आएंगे, 5 मार्क्स ईच। और लॉ ऑफ लिमिटेशन आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो देखो, चाहे मेजर लॉ हो या फिर माइनर, यहाँ पे आपको सबको इक्वल प्रेफरेंस देनी है,
ठीक है। ऐसी कोई प्रायोरिटी आप नहीं दे सकते किसी सब्जेक्ट को। आपको इन सारे लॉ सब्जेक्ट्स को तो इक्वल फुटिंग पे रखना है। व्हाई? बिकॉज मोर और लेस यहाँ पे 20-20 नंबर का आ रहा है। अब पर्सनल लॉ को आप थोड़ा सा जो है बाद में पिक कर सकते हो। पहले आप ये जो 20-20 मार्क्स के जो मेजर लॉज हैं इनको प्रिपेयर करो। ठीक है, चलो अभी हम स्ट्रैटेजी पे बाद में बात करेंगे, बट यस ये आपका सिलेबस है जो आपसे पूछा जाएगा। अब भाई इंग्लिश कॉम्पोजिशन जो 40 नंबर की आ रही है इसमें क्या क्या आएगा? तो इंग्लिश कॉम्पोजिशन में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी टेस्ट कराया जाएगा। आपका जो है फ्रेजल वर्ब्स, द सेम वर्ड्स बेयरिंग मोर देन वन मीनिंग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स एक्सेट्रा। इस तरीके के सवाल आपको इंग्लिश कॉम्पोजिशन में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो इंग्लिश हम आरजीएस के लिए पढ़ते हैं वही वाली इंग्लिश आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। ठीक है, तो इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। इतना आपको ये सारे टॉपिक्स तो मिनिमम कवर करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि 40 नंबर की आएगी, हम उसको इजीली छोड़ नहीं सकते। नाउ नेक्स्ट इज योर मेंस एग्जामिनेशन। अब देखो मेंस एग्जामिनेशन में आपके 8 पेपर होते हैं बेटा। यहाँ पे आपके टोटल 8 कंपल्सरी पेपर होंगे और 3 ऑप्शनल पेपर होंगे। ठीक है, 8 कंपल्सरी पेपर कौन से हैं? वो इंग्लिश कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऐसे प्रिसी, अभी सब सारे पेपर 100-100 नंबर के हैं। ये 100 नंबर का पेपर है, सारे पेपर 100 नंबर के हैं। फिर आपका बंगाली स्लैश हिंदी स्लैश उर्दू नेपाली संथली, ये सारे लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज जो कॉम्पोजिशन होगा उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा फ्रॉम इंग्लिश इनटू बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली या संथली। आप इंग्लिश पैसेज को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से सवाल आएंगे मीन्स में, सीबीसी से सवाल आएंगे, बीएनएसएस और बीएनएस आएगा। बीएसए का अलग पेपर सेपरेट होगा 100 नंबर का। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉट का 100 नंबर का पेपर होगा और टीपीए का आपका 100 नंबर का पेपर होगा। अब इस पेपर में तो आपको सारे पेपर में अपेयर होना है। ठीक है, और फिर आपके ये ऑप्शनल पेपर्स हैं, इन ऑप्शनल में से आपको 3 चूज करने हैं। इनमें से आप कोई भी 3 पेपर उठा सकते हो। ठीक है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, ये भी 100-100 नंबर के होंगे। इंडियन लॉज ऑफ कंपनी, इंश्योरेंस, इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट और आपका स्पेसिफिक रिलीफ, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इनमें से आपको कोई 3 चूज करने हैं। तो 8 ऊपर और 3 ये, यानी कि टोटल 11 पेपर होते हैं आपके मेंस में। ठीक है, तो 8 तो कंपल्सरी हो गए, इनमें से आपको कोई 3 पेपर चूज करने हैं। तो आपके कुल मिलाकर कंपल्सरी और ऑप्शनल पेपर होते हैं 11 मेंस में। और फिर बेटा होता है 100 नंबर का पर्सनल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज योर इंटरव्यू राउंड। वो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू राउंड होता है। तो वेस्ट बंगाल का ये स्ट्रक्चर है। ये कंपल्सरी और ऑप्शनल वाला सिर्फ आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। एंड आई बिलीव कि और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे कंपल्सरी और ऑप्शन का आपको कोई चांस होता है। तो वेस्ट बंगाल में कुछ सब्जेक्ट्स आपके कंपल्सरी हैं और कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल हैं। ठीक है, नाउ ये तो हमने सिलेबस की बात कर ली कि भाई सारे पेपर आपके 100-100 नंबर के होंगे। प्रीलिम्स का पेपर आपका 200 नंबर का होगा, 2.5 घंटे दिए जाएंगे। और यहाँ पे हर एक एक पेपर के 100 मार्क का जो पेपर होगा, हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन के लिए 11 पेपर्स आपको देने होंगे। अब आपको पढ़ना कैसे? अगर आप 2023 वाली उसको नोटिफिकेशन को टारगेट कर रहे हो या 2024 वाली, तो 2023 का पेपर लाइकली टू बी हैपन इन दिस ईयर, दैट इज दिसंबर 2025। और 2024 की नोटिफिकेशन का पेपर इज टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी, वो फरवरी 2026 में है। तो समवेयर और द अदर 4 to 6 मंथ्स हैं आपके पास। ठीक है, कितना टाइम है आपके पास? अगर आप इस नोटिफिकेशन को टारगेट कर रहे हो तो 4 महीने हैं, और इस नोटिफिकेशन को टारगेट कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 6 महीने। अब आपको एक एक सब्जेक्ट को पिक करना है। जैसे आपने बीएसए उठाया, ठीक है, बीएनएसएस, बीएनएस, नाउ स्टिल यू हैव लॉट ऑफ टाइम। आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, आप आराम से कर सकते हो, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 साल का प्रैक्टिस रूल भी नहीं है। स्पेशली मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कह रही हूँ जो वेस्ट बंगाल को शुरू से टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत टाइम है। ठीक है, बीएनएस, बीएसए हो गया, ये तो आपके क्रिमिनल लॉज हो गए। फिर आपका आता है सीपीसी, फिर टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, ठीक है, व्हाट एल्स जस्ट अ मिनट, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे अराउंड आपके 7 ब्रॉड ये सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं कोई सब्जेक्ट्स मिस कर रही हूँ तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको इन सब्जेक्ट्स को टारगेट देना है कि भाई मैं बीएसए को, आपको अपने आप को टारगेट देना है कि बीएसए रिक्वायर्स एटलीस्ट लिमिटेशन भी है बेटा यहाँ पे, ठीक है, लिमिटेशन भी है, एटलीस्ट आपका 15 डेज, 15 दिनों में, मैं 15 दिनों में पूरा बीएसए रिवाइज कर दूंगा। अब आपको सिमिलरली बीएनएसएस को भी डेट देने हैं कि भाई बीएनएसएस रिक्वायर्स 20 डेज अपने पोटेंशियल के हिसाब से। आपकी क्या तैयारी है? बीएनएस रिक्वायर्स मान लो अगेन 20 डेज, सीपीसी रिक्वायर्स 30 डेज, ठीक है, टीपीए रिक्वायर्स 12 डेज ओनली, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स 10 डेज, टॉट रिक्वायर्स 5 डेज, लिमिटेशन रिक्वायर्स 5 डेज। अब आपने अपने दिन अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया और आपको डिवाइड उसी तरीके से करना है कि 4 महीने और 6 महीने में पूरा हो जाए। एनी विच वे ये आपका 4 महीने से कम का है। अब आपको सब्जेक्ट पिक करने हैं कि भाई आपने क्या किया जब सीपीसी पढ़ रहे थे, तो सीपीसी को मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ा और लिमिटेशन को इवनिंग शिफ्ट में पढ़ा। तो आपने सीपीसी पढ़ा फॉर एग्जाम्पल 30 डेज के लिए और ये पढ़ा 5 डेज में। 30 डेज के बाद 5 डेज एक्सक्लूसिवली दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपकी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की प्रैक्टिस आती है। इसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस आई मीन कि 30 दिनों में आपने कंप्लीट किया सीपीसी पूरा, कवर टू कवर पढ़ लिया, अपने नोट्स रिवाइज कर लिए और उसके बाद 5 दिन एक्सक्लूसिवली हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस किए और मेंस के क्वेश्चंस किए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी। फिर इधर 5 दिन, अब इधर आपके पास 30 दिन मॉर्निंग में पढ़ रहे थे, 5 दिन आपने यहाँ पे पढ़े, तो अब आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग 25 डेज रहते हैं। भाई 25 दिन यहाँ पे अभी आपके पास एम्प्टी है ना, तो इन 25 दिनों में आप यहाँ पे टीपी उठा लो। तो देखो कुछ ऐसा होगा कि मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो अपना आज है आपकी 19 अगस्त से, तो 19 अगस्त से 19 सितंबर आपका स्केड्यूल क्या रहा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं कि आपने सीपीसी यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, और सीपीसी पूरा 19 सितंबर तक पढ़ा, सीपीसी प्लस लिमिटेशन, ये आपका गया 19 20 20 19 20 21 20 23 23 अगस्त तक, 23 अगस्त तक, ठीक है, आपने लिमिटेशन पढ़ा। फिर 24 अगस्त से आपने नेक्स्ट 20 डेज के लिए आपने, या नेक्स्ट 12 डेज के लिए आपने टीपी उठा लिया, ठीक है। तो अब 24 अगस्त से आपने क्या किया, टीपी को पिक कर लिया, ठीक है। तो इन 30 डेज में आपका क्या क्या हो रहा है, इन 30 डेज में आपने 5 दिन ये पढ़ लिया टॉट, 5 दिन आपने लिमिटेशन पढ़ लिया, 10 दिन ये हो गए, ठीक है, और 10 दिन टीपीए के पढ़ लिए, 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए। यानी कि जब आपने सीपीसी कंप्लीट किया तो सीपीसी के साथ आपके ये वाला हो गया, ये टॉट हो गया और लिमिटेशन हो गया। तो सीपीसी के साथ आपने 3 माइनर लॉस कवर कर लिए मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। अगर आप एब्सोल्युटली प्रिपरेशन में हो, देखो बेटा इसी तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। तो क्योंकि मोनोटोनस ना हो आपके लिए, यहाँ पे आपको मॉर्निंग और इवनिंग में अलग अलग टाइम पे आपको पढ़ने की जरूरत है सब्जेक्ट को। तो 30 दिन सीपीसी को दिए हैं, इस 30 दिनों में आपने अपना 10 दिन टीपीओ को दे दिए शाम के टाइम को, 12 दिन आपने, 5 दिन कॉन्ट्रैक्ट को दे दिए, 5 दिन आपने टॉट को दे दिए, जैसा भी आपका अपना पोटेंशियल है सब्जेक्ट को लेकर उस हिसाब से अपने डेज आपने दे दिए। तो 30 दिन में आपके 3-4 सब्जेक्ट तैयार हो गए और उन डेज में कंप्लीट करना है, ये इंश्योर आपको ही करना पड़ेगा। ये आपको अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा कि मैं इतने दिन में इसको कंप्लीट करूंगा या करूंगी। और फिर नेक्स्ट 5 डेज आपको रखने हैं एब्सोल्यूट प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने लॉ की बात करी। तो लॉ अगर हम मान लो सुबह पढ़ रहे हैं 3 आवर्स मॉर्निंग शिफ्ट में, फिर 3 आवर्स इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, ये हो गया मॉर्निंग, ये हो गया इवनिंग, ठीक है। तो अब आपको 2 आवर्स और निकालने हैं। अब ये 2 आवर्स आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस के लिए या फिर ट्रांसलेशन वगैरह करने के लिए आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा। वो 2 घंटे आपको लैंग्वेज के पेपर के लिए निकालने पड़ेंगे, करंट अफेयर के लिए निकालने पड़ेंगे अल्टरनेटिवली। एक दिन इंग्लिश पढ़ ली, एक दिन जीके पढ़ ली, एक दिन इंग्लिश पढ़ ली, एक दिन जीके पढ़ ली, इस तरीके से। आप इस तरीके से करोगे तो 4 महीने के अंदर आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहेगी, ठीक है, बिकॉज नाउ यू हैव लॉट ऑफ टाइम। अपने टाइम को वाइसली यूज करें और इस तरीके से अपने एक स्केड्यूल बनाएं और अपने आप को बहुत हैवी टारगेट्स नहीं देने हैं, छोटे छोटे टारगेट्स अपने आप को देने हैं ताकि आप उसको अचीव कर लो और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई होगा, धीरे धीरे हाई होता जाएगा, हाई होता जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हो ना तो फॉलो दिस स्केड्यूल, एक बार अपना टाइम टेबल बनाकर देखो और उसको स्टिक रहो उस चीज से। टाइम टेबल तो बहुत लोग बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो जो कर लेता है वही शहंशाह होता है, वही जो है विनर होता है गेम का। तो फॉलो करना आपके हाथ में है, कंसिस्टेंसी आपके हाथ में है। डेली अगर आज से भी पढ़ना शुरू करते हो, आज ही टाइम बनाते हो, अपना टाइम टेबल बनाते हो, उसको फॉलो करते हो ना, ट्रस्ट मी 4 से 6 महीने में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप इजीली रिवाइज भी कर पाओगे। मान प्रिज्यूमिंग दैट कि मैं मान के चल रही हूँ कि अभी आप बिल्कुल जीरो लेवल पे खड़े हो। एक काम और करना है इसके साथ, दैट इज योर PYQs। किसी भी एग्जाम को आप तैयार करते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप कर रहे होते हो, तो आपको ना उस एग्जाम उस स्टेट के PYQs एनालाइज करने चाहिए। PYQs आप मेंस के पेपर के और प्रीलिम्स के दोनों के कर सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स के मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ, मैं मेंस के लिए ज़्यादा कहती हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि किस सब्जेक्ट से कौन से एरिया से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको PYQs एनालाइज करने हैं और PYQ एनालाइज करने के लिए 2 दिन निकालना है आपको। तो नेक्स्ट 2 दिन पहले PYQs एनालाइज करो और फिर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, इन टॉपिक के, इन सब्जेक्ट के इन टॉपिक से मुझे प्राइम फोकस देना है क्योंकि ये 10 साल पिछले पूछे गए हैं बार बार। तो उसकी एक लिस्ट बनाओ। PYQs को एनालाइज करने का मतलब ये नहीं किताब खोला और पढ़ना बैठ गए, उसको सॉल्व करने बैठ गए, नहीं। आप देखोगे कौन से एरिया से, कौन से टॉपिक से ज्यादा बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 10 सालों में, पहले उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो एंड देन मूव अहेड। सो ये है स्ट्रैटेजी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है और आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं एग्जाम के रिस्पेक्ट में, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम टेलीग्राम पे, ठीक है, श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर एनी डाउट। This was all. I hope you have liked the session. Thank you so much for joining. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.